जय हिंद। मैं अंजनी कुमार प्रजापति फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर ग्रेजुएशन की फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सब को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन सब वीडियोस को देखने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का जब मोशन एक्सप्लेन करते हैं तो अपने व्यवहारिक जीवन में या हम फिजिक्स की टर्म में कैसे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं उसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे एग्जाम्पल में? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरा एक मित्र है और उस मित्र को मैं किसी पार्टी या किसी ऐसे विशेष किसी प्रोग्राम पर मैंने उसको इनवाइट किया है और वो मेरा घर नहीं देखा है। मैंने कह दिया कि आपको मेरे घर आना है और जब आप किसी विशेष स्थान पर पहुंचेंगे तो वहां से किसी से भी पूछ लीजिएगा कि राम सिंह का घर कहाँ है, तो वो आपको लाकर मेरे घर छोड़ देगा। पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो वो अगर उस प्लेस पर आता है और किसी बहुत फेमस प्लेस पर आता है या जहां पर वहां लोग ज्यादातर लोग वहां उस प्लेस को जानते हैं और फिर पूछता है कि हमें इनके घर जाना है और जब लोग लाकर छोड़ देते हैं, इसी चीज को हम और एक तरीके से समझ सकते हैं कि हम उससे बोलते हैं कि आप पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी आइएगा और उससे दाएं या बाएं 4 नंबर 5 नंबर या किसी गली में मेरा मकान है। तो पुलिस स्टेशन और किसी एक विशेष प्लेस, इससे पहले वाले में हमने किसी एक विशेष प्लेस के बारे में बात किया और नाम दिया कि राम सिंह को लाकर राम सिंह के घर आकर आपको छोड़ देगा कोई ना कोई। या फिर इसी एग्जाम्पल को किसी और तरीके से हम कह सकते हैं कि हम कहें कि किसी एक विशेष प्लेस पर आइएगा और वहां पर एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है और मिठाई की दुकान के पास ही या सामने ही मेरा घर है। तो यहां पर मैंने यूज किया कि किसी एक विशेष स्थान पर राम सिंह का घर, राम सिंह का घर, या मैंने कहा कि पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, या मैंने कहा कि मिठाई की दुकान। तो व्यवहारिक जीवन में जो हमारा जो लाइफ चल रहा है, मिठाई की दुकान, तो इसमें ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये एक ऐसे पॉइंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो बहुत फेमस होते हैं और उन्हीं के रेस्पेक्ट में हम अपने घर की पोजीशन को, अपनी आग की पोजीशन को, अपने किसी भी एक्टिविटी या इवेंट के लोकेशन को हम उन्हीं सारी चीजों के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि पुलिस स्टेशन के सामने ही मेरा घर है, तो पुलिस स्टेशन लगभग बहुत से लोग ऐसे जानते हैं, अगर वहां पहुंचते हैं तो उसके सामने मैंने कह दिया तो समझ लाएंगे कि उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहीं पर मेरा एक घर होगा या इनका जिन्होंने मुझे बुलाया है उनका घर होगा। मिठाई की दुकान है तो मिठाई की दुकान अगर कोई बहुत फेमस है या कोई भी चीज ऐसे बहुत फेमस है तो अगर उसके पास पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद उनको कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया मिल जाएगा कि वो मेरे घर तक या मुझ तक वो पहुंच जाएंगे। तो किसी भी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा सरल तरीके से हम मोशन को एक्सप्लेन कर सके, जिसमें सबसे ज्यादा व्यवहारिक तरीके से हम मोशन को एक्सप्लेन कर सकें, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज यूज किया गया उसे बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स में जो चीज यूज किया जाता है उसे बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मैथमेटिकली इस चीज को समझने के लिए जो चीज लिया गया है वो सबसे सिंपलेस्ट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसे यूज किया गया है। एक्चुअल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या डेफिनेशन होता है हम लोग नोट कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का a system of coordinate, a system of coordinate axis which defines the position of a particle or an event
या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि और फिजिकल फेनोमिना, कोई भी फिजिकल फेनोमिना इन 2 or 3 dimensional space is called a frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक बहुत इसेंशियल कंडीशन भी होनी चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा रिजिड होना चाहिए। तो द इसेंशियल कंडीशन या हम इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं या रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट आर रिजिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसे समझना भी चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो इसेंशियल कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। रिजिड का मतलब यहां पर यह है कि जिस भी किसी पॉइंट पर या रेफरेंस पॉइंट पर हम खड़े होकर उस किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट मूव ना करे। हम चाहे जहां भी रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं वो मूव ना करे, फिर वो स्टेशनरी हो जाए, किसी पॉइंट पे वो रुक जाए, या हम कह सकते हैं या तो फिर वो कांस्टेंट स्पीड से अगर चल भी रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से रहे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो रेस्ट पर रहना चाहिए। तो उसी बात को यहाँ पर यूज किया गया है कि इसेंशियल कंडीशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए, वो रिजिड होना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। उसी बात को हमने लिख दिया है कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट जहां पर हम उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को या फिर इवेंट को या फिर हम कह सकते हैं कि फिजिकल फेनोमेनन को क्या करें, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करें, एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो इसेंशियल कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि वो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रिजिड होना चाहिए। एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसके पोजीशन के साथ साथ टाइम की भी जरूरत पड़ती है। और अगर वो ऑब्जेक्ट किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है तो अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस में हम ये देखेंगे कि यहां पर जो ये पॉइंट है ये ओरिजिन है जिसको 0 0 0 और 0 नाम दे सकते हैं। और यहां पर कोई एक पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये पी पॉइंट है। और जो एक्स और वाई और जेड और इंटू टी इन चारों कोऑर्डिनेट में अगर वो मोशन में है तो इस पी को इस ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है इसे हम बोलेंगे कि ये एक पोजीशन वेक्टर है। ये एक पोजीशन वेक्टर है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड और टी है। तो एक्स इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनने वाला है वो आर इज इक्वल टू एक्स आई और प्लस वाई जे और प्लस जेड के हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर हमने क्या लिया कि स्पेस ले लिया, इसे हम स्पेस कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसे हम टाइम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये स्पेस और टाइम से मिलकर 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी तो हम इसीलिए इसको स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब ये क्या होता है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट, इसकी भी हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो ये हम ऊपर मिटा रहे हैं। The set of coordinate axis relative to which the position of particle or the time
of an event occurring is known as space time coordinate. स्पेस टाइम, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेफरेंस फ्रेम। तो इस तरीके से मिल जाएगा। और हमने यहां पर आपको एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करके दिखा दिया है। किसी एक पोजीशन वेक्टर से हमें वेलोसिटी कैसे मिल सकती है, एक्सेलरेशन कैसे मिल सकता है। तो आई थिंक कि आपको पता होगा कि वेलोसिटी, एक बार हम पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dx बाई डी टी यूनिट वेक्टर i और प्लस dy बाई डी टी और यूनिट वेक्टर j और dz अपॉन डी टी यूनिट वेक्टर k। बेटे यहां पर जो x और y है और z है, वो x y z के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन को शो कर रहा है, और i j k जो है वो x y z एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये यूनिट वेक्टर है। और r यहां पर पोजीशन वेक्टर है, 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर है, और b जो है वो वेलोसिटी है। यहां पर पोजीशन का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। और जो एक्सेलरेशन है वो हम वेलोसिटी वाले इस फार्मूले को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि dv अपॉन dt, तो हमें एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। या हम ऐसा कह दें कि पोजीशन का एक बार हम और कर दें तो dt2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। यहां पर एक चीज और इसमें बता सकते हैं हम लोग, और वो चीज ये है कि कभी भी जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पूरा नजरिया इस तरीके से देखते हैं, तो हम अपने आप को, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि उस ऑब्जर्वर की पोजीशन इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की सिस्टम के इस ऑरिजिन पर मानकर चलते हैं। ये बात जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन पर ही मान रखें। ये जरूरी नहीं है, कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर जो है, वो दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करें। इट इज नॉट अ नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बस हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि किसी भी मोशन को हम एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे या मेजर करेंगे या उसके मोशन को देखेंगे जहां से उस मोशन को समझना बहुत आसान होगा। तो किसी भी मोशन को समझने के लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम एक ऐसे पॉइंट पर ले लेते हैं जो पॉइंट स्टेशनरी हो, जो पॉइंट रुका हुआ हो। तो हम क्या कर लेते हैं कि उस मोशन को इजी करने के लिए अपने आप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हम सेंटर पर ही मान लेते हैं। तो ये मानना अच्छी बात है, लेकिन कभी यहाँ सेंटर पर हो सकता है कि कोइंसाइड कर रहा हो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, कभी नहीं कर रहा हो, तो ऐसी भी बातें हो सकती हैं। तो ये बात भी हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि इसे मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद हम लोग नोट करते हैं, फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन of event related to the motion we need space टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंप्लीटली हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें क्या होगा, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। और इन जनरल दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस employed in which the motion are easy to describe।
डिस्क्राइब। तो यहां पर हम समझ लें कि साधारणतः हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो एक्सप्लेन करने में हम उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा चूज करते हैं जहां से मोशन को समझना बहुत आसान होता है। और इस कथन की हम पुष्टि कुछ एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं कि हमें किसी भी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं ले सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि हम उससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मोशन को कैलकुलेट तो कर ले जाएंगे, लेकिन हमें अगर उस आसान से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेंगे तो मोशन के हर एक कंडीशन को समझना बहुत आसान होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें ये पहले मालूम होना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है। और अगर हम किसी भी मोशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को टाइम टू टाइम हर एक सेकंड हर एक पॉइंट पर अगर कैलकुलेट कर लें तो वो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन अच्छे से पता है। तो हम साधारणतः ये देखते हैं कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन को तभी समझ पाते हैं जब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हमारा उस लायक हो कि वो मोशन को अच्छे से दिखा दे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर एक बॉडी या डिफरेंट बॉडी जो होती हैं वो डिफरेंट तरीके के मोशन में अगर हैं तो उनका अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी अलग होता है, या हम ऐसे कह लें कि अलग अलग मोशन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी अलग अलग ही होता है। लेकिन हम उनके मोशन को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुनना होगा जहां से हमें मोशन बहुत आसान लगे। और इस कथन की हम पुष्टि भी कुछ एग्जाम्पल से कर सकते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल लें कि हमारे पास दो वायुयान हैं और उन दोनों वायुयान का जो मोशन है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अगर एक ऑब्जर्वर अर्थ पर खड़ा हुआ है और अर्थ से उस दोनों वायुयान के मोशन को देखे तो उसका अर्थ के रेस्पेक्ट में भी मोशन एकदम डिफरेंट होगा। तो इनका चाहे वो दोनों वायुयान हो चाहे वो ऑब्जर्वर जो अर्थ पर खड़ा हो, इन सब का जो मोशन होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज ही रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अलग अलग मोशन जो होता है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग अलग एकदम होता है। लेकिन हम अगर उन दोनों वायुयान का पाथ, उनकी वेलोसिटी, उनका एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है तो हम ज्यादा अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे जो अर्थ पर खड़ा हुआ है। उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के से हम उन सबके सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जो अभी कहा कि किसी भी मोशन को हमें कैलकुलेट करना है तो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुनते हैं जहां से मोशन बहुत इजी दिखाई पड़ता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। एक दूसरा एग्जांपल भी हम यहां से ले सकते हैं और वो एग्जांपल ये है कि एक ट्रेन है और उस ट्रेन में बैठा कोई ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर अपने हाथ से किसी बॉल को ऊपर फेंकता है और जब ट्रेन चल रही होती है तो धीरे धीरे क्या देखता है कि वो ऑब्जर्वर कि उसी के हाथ में ट्रेन में जो बैठा ऑब्जर्वर है उसी के हाथ में वो बॉल आ गया है। और ये जो ऑब्जर्वर है जो ट्रेन के अंदर बॉल को फेंका है और फिर उसी के हाथ में आ गया है तो उसको लगता है कि ये जो बॉल है ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करके मेरे हाथ में आया है, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर ही ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन वो जो ट्रेन जा रही है उसके साइड पटरी पर कोई एक अर्थ के सरफेस पर ऑब्जर्वर खड़ा है और वहां से उसने ये जो बॉल का फेंकना है इस चीज को ऑब्जर्व किया। तो जो अर्थ के सरफेस पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है उसने क्या देखा कि जो बॉल है वो एक कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ भी मोशन किया है, जो जिसका पथ परवलयाकार है या जिसका पथ इस तरीके से है कि कर्व को ट्रेस किया है। तो हम यहां पर बॉल का जो मोशन है वो अर्थ पर खड़ा हुआ जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं और वहां से कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात का कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वहीं से कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है जहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उस मोशन को अच्छे से और बहुत सरलता से एक्सप्लेन कर ले जाए। लेकिन इसी से हटकर एक एग्जांपल और है जहां पर मैं देखूंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से का जो पॉइंट है वो अर्थ के सरफेस से ना होकर कहीं और भी है जहां से मोशन को समझना आसान है। यानी कि ये बात हम कह दें कि मोशन को समझने के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा अर्थ के सरफेस पर ही रहे। वो उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का मोशन है। वो इस लास्ट एग्जांपल को हम इस तरीके से समझते हैं जैसे कि एक धीरे धीरे अर्थ के सरफेस पर कार है और वो मूव कर रही है और उसके पहिए के सरकमफेरेंस पर आप कोई एक पार्टिकल चिपका देते हैं
और थोड़ी दूर पर आप खड़े होकर अर्थ के सरफेस पर ऑब्जर्व करते हैं। और जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि जो कार का पहिया है वो कुछ इस तरीके से, उस कार के पहिए पर जो आपने पार्टिकल चिपका दिया है उसका जो मोशन है कुछ इस तरीके से है, जिसे हम साइक्लोइड बोलते हैं, तो कुछ इस तरीके से है। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बन रहा है। उस कार के पहिए पर जब आपने पार्टिकल चिपका दिया है तो उसके मोशन को ऑब्जर्व किया गया। और कौन किया है ये? उस साइड में खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है। तो उसने देखा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये ग्राफ बन रहा है। तो अर्थ के सरफेस पर खड़ा होकर ये जो ऑब्जर्व किया है ये इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम मानसिक तौर पर उस कार के पहिए का जो घुमाव है उस घुमाव के केंद्र पर चले जाएं, एकदम सेंटर पर चले जाएं और तब उसके मोशन को देखें, तो अब कार का पहिया जो है वो एक तरीके से सर्कुलर मोशन में आ गया है और वो उस पर जो चिपका हुआ पार्टिकल है उसका भी पाथ अब सर्कुलर मोशन में आ गया है। तो सर्कुलर मोशन को समझना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमें सारे सर्कुलर मोशन की कंडीशंस मालूम है। तो मैंने पहले भी बताया कि ये जरूरी नहीं होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमेशा अर्थ के सरफेस से ही लिया जाए। हम यहाँ पर इस लास्ट वाले एग्जांपल से ये प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें उस मूविंग ऑब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी जाकर मोशन को देखने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ गए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकता है। आई थिंक ये आपको समझ में भी आया होगा। और फिजिक्स टाइम के इस चैनल पर ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक बिल्कुल सीरियल से टू द पॉइंट एक्सप्लेन हो रहे हैं। और इसे जानने के लिए आप फिजिक्स टाइम का जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का और इस वीडियो का और इस पूरी सीरीज का लिंक दिया गया है और आप वहां जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।